everyone, I'm Tina from Student Desk by TZ, and today we are going to discuss about the biosynthesis of lipids, or you can say lipid metabolism. So let's get started. Before starting, if you have not subscribed our channel, then please subscribe so you get the notification whenever I upload the video. So let's get started. बायोसिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। बायोसिंथेसिस क्या होता है हमारा? सबसे पहले तो बायोसिंथेसिस होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। बायोसिंथेसिस हमारी जनरेशन होती है नेचुरल प्रोडक्ट्स की। ठीक है, बायोसिंथेसिस क्या है हमारा? जनरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम द वेरियस रिएक्शंस। एंजाइमेटिक रिएक्शंस हम काफी ज्यादा कराते हैं किसी भी सेलुलर मेटाबॉलिज्म में, तो उसको हम बोलते हैं बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती हैं हमारी? केमिकल रिएक्शंस, जो कि हमें प्रोडक्ट्स देती हैं। बायोसिंथेसिस हमेशा हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब सेल्स के अंदर ही हमारी जो है वो बायोसिंथेसिस होती है। इसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो हमें एनर्जी चाहिए किसी भी इक्वेशन को कराने के लिए, रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी रिक्वायरमेंट इसमें हमारी होती है। इसमें क्या होता है कि कई बार तो ऐसा होता है कि सिंपलर सब्सटेंस हमारा जो है वो कॉम्प्लेक्स में बनता है, और कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्लेक्स जो है हमारा वो सिंपल में ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब कि इरिवर्सिबल है। सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, यानी कि दोनों तरीके से हो सकते हैं। सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स से सिंपल। तो ये इस तरीके से हमारी बायोसिंथेसिस होती है। वीडियो में हमारे 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जिनके बायोसिंथेसिस के बारे में हम बात करेंगे। तो वो 3 कंपोनेंट्स हमारे लिपिड्स के कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो है हमारा फॉस्फोलिपिड, दूसरा जो हमारा है वो है हमारा स्फिंगोलिपिड, और तीसरा जो है हमारा वो है हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो इन तीनों के बारे में हम जो है वो बात करेंगे, फॉस्फोलिपिड के बारे में, स्फिंगोलिपिड के बारे में और कोलेस्ट्रॉल के बारे में। एक एक करके इनके बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जो है वो सिर्फ फॉस्फोलिपिड के जो बायोसिंथेसिस है उसके बारे में ही जो है वो पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? फॉस्फोलिपिड के बायोसिंथेसिस के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं बायोसिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड के बारे में। देखो, कोई भी अगर हमें बायोसिंथेसिस कराना है तो उसके हमारी काफी ज्यादा स्टेप्स में होती है वो रिएक्शन। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है हमारा सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोटेडाइड। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि इसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो हमारा सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोटेडाइड। तो फॉस्फोटेडाइड की अगर मैं बात करूं, मैमेलियन सेल्स में फॉस्फोटेडाइड हमारा कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? ईआर में होता है, या फिर हमारा वो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। या तो ईआर में होगा या फिर वो हमारा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होगा। तो मैमेलियन सेल्स की अगर मैंने बात की तो कहाँ हो रहा है? ईआर में या फिर आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। अब वो सिंथेसाइज होता कैसे है फॉस्फोटेडाइड? अगर मैमेलियन सेल्स की मैं बात करूं तो वो कैसे होता है? ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की हमारी जनरेशन हुई थी किसी एक साइकिल में, बताओ किसमें हुई थी? नहीं पता तो मैं लास्ट जिसमें मैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का मैंने बताया था उसका जो है वो आई लिंक जो है ऊपर दे दूंगी, प्लीज वहां जाके देखिए। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री हर एक साइकिल जो है वो कहीं ना कहीं किसी रिएक्शन में जो हमारी वो लिंक्ड होती है। तो हम बात कर रहे थे कि फॉस्फोटेडाइड हमारा कैसे सिंथेसाइज होता है, ईआर या फिर आउटर मेम्ब्रेन में। तो हम क्या करते हैं, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को हम एसाइलेट कराते हैं। किससे? एसाइल कोए से। एसाइल कोए एंजाइम से हम इसको क्या करेंगे? एसाइलेटेड कराएंगे। इसको जब हम एसाइलेटेड कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? क्या बना? लाइसोफॉस्फोटेडाइड। तो हमारा देखो, जब हमने ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को एसाइलेटेड कराया तो हमारा क्या बना? लाइसोफॉस्फोटेडाइड। सिमिलरली अब हम लाइसोफॉस्फोटेडाइड को एसाइलेटेड कराएंगे विद द हेल्प ऑफ एसाइल कोए, और हमारा क्या बन जाएगा? फॉस्फोटेडाइड। क्या मिल गया हमें इससे? फॉस्फोटेडाइड। देखो, मैंने आपको फिगर में भी दिखा रखी है पूरी रिएक्शन कि कैसे हमारा ग्लिसरॉल लाइसोफॉस्फेटेट बन रहा है और लाइसोफॉस्फेटेट एसाइलेटेड होकर हमारा फॉस्फोटेडाइड दे रहा है। अब देखो, सबसे पहली रिएक्शन इसमें हो गई कि हमारा फॉस्फोटेडाइड बन गया। अब फॉस्फोटेडाइड के बाद क्या है? हमें एक एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट चाहिए। ठीक है, हमने फॉस्फोटेडाइड सिंथेसाइज करा दिया,
लेकिन अब हमें फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस को कंटिन्यू कराने के लिए एक एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस की अगर मैं बात करूँ तो उसे एक कॉम्बिनेशन चाहिए, किसका? डाइइसाइल ग्लिसरॉल किसका कॉम्बिनेशन चाहिए उसे? डाइइसाइल ग्लिसरॉल और अल्कोहल का। अब देखो ये दोनों ही उसे चाहिए। फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो उसे इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। अब अगर मैं मोस्ट ऑफ द एनाबॉलिक रिएक्शंस की बात करूं तो उनमें इन दोनों में से कोई भी एक जो है वो एक्टिवेटेड होना चाहिए, लेकिन इस केस की अगर मैं बात करूं फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस की तो उसमें उसे दोनों ही चाहिए। यानी कि अगर दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई एक होगा तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। तो हम एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं कि अगर हमारा डाइइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक्टिवेटेड है तो क्या प्रोडक्ट आएगा, अगर हमारा अल्कोहल एक्टिवेटेड है तो क्या प्रोडक्ट आएगा। तो हम बात करते हैं अगर हमारा डाइइसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेटेड है तो। देखो जैसे कि मैंने कहा कि हम बात करें अगर हमारा डाइइसाइल ग्लिसरॉल जो है वो एक्टिवेटेड है तो क्या होगा। तो देखो अगर हमारा डाइइसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेटेड है तो हमारी जो रिएक्शन वो होगी एकदम डीनेवो यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो इसमें क्या होगा कि हमारा फॉस्फोटेडाइड को जो हम वो रिएक्ट कराएंगे विद CTP, जिससे कि वो हमारा क्या दे? CDP डाइइसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉस्फोटेडाइड जो हमने पहले जिसका सिंथेसिस कराया था सबसे पहले उसको हमने CTP के साथ रिएक्ट कराया, दैट इज सिस्टीडीन ट्राइफॉस्फेट। उसके साथ हमने उसको रिएक्ट कराया और हमने क्या ऑब्टेन किया? CDP डाइइसाइल ग्लिसरॉल, दैट इज साइटिडीन डाइफॉस्फो डाइइसाइल ग्लिसरॉल। तो हमने ये जो है वो ऑब्टेन करा जब हमने फॉस्फोटेडाइड को CTP के साथ रिएक्ट कराया। अब क्या होगा, ये जो हमारा एक्टिवेटेड फॉस्फोटेडाइल यूनिट है ये जब तक रिएक्ट नहीं करेगी, जब तक इस पे हमारा कोई अल्कोहल आके अटैक नहीं करता। क्या आके अटैक नहीं करता? अल्कोहल। तो जब तक कोई अल्कोहल आके इस पे अटैच नहीं होता और एक फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज नहीं बनाता तब तक हमारी ये जो यूनिट है एक्टिवेटेड फॉस्फोडाइडाइल यूनिट ये हमारी आगे काम नहीं करेगी। तो अब देखो अगर मैं फैटी एसिड कंपोनेंट्स की बात करूं तो उसमें फॉस्फोलिपिड हमारे काफी ज्यादा वेरी करते रहते हैं। तो इस वजह से हम जब भी कोई भी अगर हम सिंथेसिस पढ़ रहे हैं तो उसमें हम एक सिंगल स्पीशीज को नहीं लेते, हम पूरे मॉलिक्यूल्स को जो है वो लेते हैं। यानी कि पूरे मॉलिक्यूल्स को हम इस वक्त फॉस्फोलिपिड के रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा वेरी करते हैं। तो इसलिए हमने एक पूरा फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल लिया, कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल नहीं लिया। तो ये तो था डाइइसाइल ग्लिसरॉल के केस में। ठीक है, डाइइसाइल ग्लिसरॉल के केस में क्या हुआ, फॉस्फोटेडाइड प्लस CDP क्या दे दिया हमें? CDP डाइइसाइल ग्लिसरॉल, और CDP डाइइसाइल ग्लिसरॉल ने हमें अल्कोहल दे दिया। ठीक है, अब देखो मैंने आपको ये पूरी फॉर्मेशन दिखा रखी है फॉस्फोटेडाइल सेराइन की फिगर में। अगर आप फिगर में देख रहे हैं तो पहले CDP डाइइसाइल ग्लिसरॉल और सेराइन रिएक्ट करे, देन वो हमें फॉस्फोटेडाइल सेराइन और कैंप दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा फॉस्फोटेडाइल सेराइन जो है वो बनता है in the presence of activated डाइइसाइल ग्लिसरॉल। अब देखो अभी तक हमने बात करी कि अगर हमारा डाइइसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेटेड है तो क्या होगा। अब हम बात करेंगे एक्टिवेटेड अल्कोहल की, यानी कि अगर हमारा अल्कोहल जो है वो एक्टिवेटेड है तो रिएक्शन क्या होगी। तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो अल्कोहल इथाइन एमाइन है, अल्कोहल इथेनोलामाइन को जो है वो फॉस्फोराइलेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ ATP की हेल्प से हम इसको क्या करा रहे हैं? फॉस्फोराइलेट करा रहे हैं। फॉस्फोराइलेट कराएंगे तो ये हमारा क्या बनाएगा, हमने इसको फॉस्फोराइलेट कराया तो इसमें क्या बनाया हमारा? फॉस्फोराइल इथैनोलामाइन। तो जब हमने अल्कोहल इथेनोलामाइन को फॉस्फोराइलेट कराया विद द हेल्प ऑफ ATP तो उसने हमारा बनाया फॉस्फोराइल इथैनोलामाइन। अब फॉस्फोराइल इथेनोलामाइन को हम क्या कराएंगे, इसको हम CTP के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं? CTP के साथ। अब हम जिसको CTP के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा हमारा? CDP इथेनोलामाइन। क्या बना रहा है? CDP इथेनोलामाइन। ये बना दिया इसने CDP इथेनोलामाइन। अब CDP इथेनोलामाइन को हम फिर दोबारा से फॉस्फोराइल जो हमारी ये फॉस्फोराइल इथेनोलामाइन यूनिट है जो
हमारी ये CDP इथेनोलामाइन हमारी जो यूनिट हमें ऑब्टेन हुई, अब हम इसको क्या करेंगे, डाइग्लिसरॉल के पास जो है वो भेजेंगे। किसके पास भेज रहे हैं, डाइसाइल ग्लिसरॉल के पास, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा था कि फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस जो होनी है वो दोनों के प्रेजेंस में होती है। उसमें हमारा एल्कोहल नहीं था तो वो बढ़ नहीं रही थी आगे, अगर हम सिर्फ हमारा डाइसाइल ग्लिसरॉल एक्टिवेटेड मिला था स्टार्टिंग में तो हमें अल्कोहल चाहिए था बाद में। सिमिलरली इसमें भी अब हमें अल्कोहल पहले मिल गया तो डाइसाइल ग्लिसरॉल के बाद हमें इसे भेजना पड़ेगा, जिससे कि हमारा क्या बनाएगी, फॉस्फोटिडाइल इथाइलोअमाइन। क्या बनाएगी, फॉस्फोटिडाइल इथाइलोअमाइन। तो इस तरीके से हमारी फॉस्फोटिडाइल इथाइलोअमाइन बना देगी। अब देखो जैसे मैंने आपको फिगर में दिखा रखा है कि कैसे हमारी फॉस्फोटिडाइल इथाइलोअमाइन की फॉर्मेशन होती है। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोटिडाइल इथाइलोअमाइन। दैट्स इट। Thank you so much. Please like, share and subscribe my channel.